हेलो बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के लेक्चर नंबर 7 में आपका स्वागत है। आई होप आपने लेक्चर नंबर 6 तक अच्छे से रिवाइज कर लिया है, देख लिया है, थ्योरी को समझ लिया है। अगर उसमें कोई डाउट आता है तो बेटा क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, डाउट ग्रुप आपके लिए ओपन है, तो प्लीज़ वहाँ पे कोई भी डाउट पूछ सकता है या कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट लिखो, ठीक है। वहाँ पे आपको रिप्लाई करेंगे। और आज का हमारा गोल क्या है भैया? आज हम पढ़ने कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। जेई के क्वेश्चन हैं, बोर्ड्स के क्वेश्चन हैं, मतलब 2-3 क्वेश्चन हैं अच्छे अच्छे। अभी असाइनमेंट तो आपको इस वीक मिल जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने पढ़ी हुई है उसको वेक्टर फॉर्म में हम देखेंगे, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इस टॉपिक के बारे में मैं बता देता हूँ भैया, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चे इसको थ्योरी की तरह लेते हैं, लेकिन यहाँ से हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आपने कितने अच्छे से थ्योरी रिवाइज की हुई है, वहाँ से इतने बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं इस पे, ठीक है। जेई की तो पूछो ही मत, जेई में तो बहुत आते हैं पैटर्न वाइज। आपके बोर्ड में एमसीक्यू बन सकता है भाई, ठीक है। आपके असर्शन रीजनिंग बन सकती है, क्लियर है। और आपके इवन ड्रॉ द पैटर्न्स, कोई सिस्टम ऑफ चार्ज दे देंगे, कैसी भी सिचुएशन दे देंगे, पैटर्न ड्रॉ करने पे 2 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। इवन 2 मार्क तक इसका क्वेश्चन जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। आप प्रॉपर्टीज पढ़ते हो, लाइंस पढ़ते हो, एक क्वेश्चन याद करते हो कि हाँ भाई, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगी। बेटा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पे। आज मैं आपको थ्योरी करवाने वाला हूँ, बस इसी की थ्योरी करेंगे आज। और कल मैं आपके लिए, मीन्स जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपके लिए इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको दिखाने वाले हैं। तो मेक श्योर करना कि अपनी थ्योरी अच्छे से रिवाइज कर लो। और ये सब आपको कहाँ पे करना है? जी हाँ, आपके अपने प्यारे से चैनल ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। एंड थैंक यू बच्चों, आप इसको बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, बहुत बच्चे इस पे जुड़ गए हैं, ठीक है। काफ़ी जल्दी ग्रोथ हो रही है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको। बहुत बच्चे शेयर कर रहे हैं, मेरे पास शेयर का भी डाटा आता है ना, कितने बच्चों ने शेयर किया। हालांकि है तो सिंगल डिजिट में ही, लेकिन कुछ जो लॉयल बच्चे हैं वो कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। अभी कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। कोई बात नहीं, अभी तक अगर मन नहीं लगा है तो धीरे धीरे आपका लग जाएगा। एक बार आप कंटेंट तो देखते चलो, आपके यूटीज सितंबर बोर्ड सब में देखो कितने अच्छे नंबर यहाँ से आते हैं, ठीक है। और जिसको नहीं पता है तो भाई, जो नया है, पूरा का पूरा 11th 12th का पीसीएम का कंप्लीट कोर्स आपको मिलने वाला है ना। बोर्ड्स और जेई दोनों के पैटर्न पे ये कोर्स रहेगा, फीस 0 रहेगी। बाद में जाके भी, ठीक है, बाद में जाके भी कोई मेंबर्स ओनली के लिए नहीं किया जाएगा, जिसमें आपको क्लास नोट्स भी मिल रहे हैं, असाइनमेंट्स भी मिल रहे हैं, सब कुछ। अच्छा, असाइनमेंट्स के वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेंगे, इस वीक आपको असाइनमेंट मिल जाएगी, क्लियर है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का है। क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन क्या कहता है। अ नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक नेगेटिव चार्ज को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है। असर्शन आपका ये कह रहा है, ठीक है। बेटा फिजिक्स का सिंपल सा रूल है, जो भी आपको थ्योरी गिवन है, मेक श्योर करो कि आप उससे एक डायग्राम बना सको, ठीक है। जैसा भी डायग्राम सुंदर हो नहीं हो, सर नंबर कटेंगे नहीं, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपको सिचुएशन समझ आ जाएगी कि कैसे है। अब आपको ये पता है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पे नेगेटिव में, अगर कोई नेगेटिव बॉडी है, उस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है? फोर्स लगता है। फोर्स की वैल्यू क्या होगी? क्यू ई होगी। मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, डायरेक्शन हमने बना दी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर रेड से लिखी गई है तो आपका येलो वाले से क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। तो ये जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही मूव करेगा, है ना। इतना तो बेसिक है ही है। तो इसके मूव भी कहाँ कर रहा है? ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा असर्शन क्या है? गलत है ना भाई। असर्शन कह रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, नहीं। तो यहाँ पे असर्शन तो गलत है, ठीक। अब ये रीजन क्या कहते हैं?
ऑन अ नेगेटिव चार्ज अ फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो बिल्कुल ही गलत है ना। ये तो रीजन तो गलत ही है। अभी हमने बना दिया है, फोर्स भी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। फोर्स भी कहां पे लगता है बेटा? ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो बोथ ए एंड आर फॉल्स। दोनों ही ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब ये क्या है? ये है आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है भैया, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक कॉन्सेप्ट है। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है ये आपने ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है। अब ये ग्रीन से क्या दिखाया गया है? ग्रीन से दिखाई गई है बेटा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में है, या आप कहो 2D में बात करनी है तो वाई एक्सिस में है। ठीक है, अब ये एक एम मास की बॉडी है। ये एक एम मास की बॉडी है। ठीक है, इस पे चार्ज है प्लस क्यू, या आप कहो ये पॉजिटिव बॉडी है। चार्ज क्यू है, मास एम है। सेम कंडीशन यहां पे भी लिखते हैं, या फिर हम साइन ही हटाते हैं। क्यू चार्ज है, एम मास है। अब हमें इस बॉडी को, चार्ज को हमें क्या करना है? रेस्ट पे रखना है। चार्ज को हमें क्या करना है? रेस्ट पे रखना है। ये सिचुएशन ए, ये सिचुएशन बी। ठीक है, करना क्या है मैं लिख देता हूं। बॉडी को हमें रेस्ट पे रखना है। तो यहां पे कैसे ये रेस्ट पे आ सकती है आप बताओ। ठीक है, अब ये जो चार्ज है इसका साइन कैसा होना चाहिए? क्या ये चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपकी अब ऊपर की डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपकी ऊपर की डायरेक्शन में है। अब कोई भी बॉडी बेटा रेस्ट पे कब आएगी? कोई भी बॉडी रेस्ट पे कब आएगी? रेस्ट का मतलब है कि उस पे नेट फोर्स क्या हो? जीरो हो। नेट फोर्स क्या हो? जीरो हो। देखो बेटा, अगर आपके पास ये बॉक्स है, आप इसको राइट है अपने राइट साइड में खींचते हो, राइट साइड में इस पे फोर्स लगाते हो, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये राइट में चलना स्टार्ट करेगी और एक टाइम के बाद ये यहाँ पे आ जाएगी। वेरी गुड। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगी। अब अगर मैं कहता हूं कि मैंने उतना ही फोर्स आपके भाई ने इधर भी लगा दिया, है ना भाई, बराबर फोर्स लगा दिया, अब क्या ये बॉडी कहीं पे मूव कर सकती है? कहीं पे भी नहीं मूव कर सकती सर, है ना। क्यों? नेट फोर्स इस पे क्या है? जीरो है। फोर्स तो दो दो लग रहे हैं, लेकिन नेट क्या है? ओवरऑल फोर्स क्या है बेटा? जीरो है। तो कभी भी आप देखो कि बॉडी कहाँ पे लेके आनी है? आपको रेस्ट पे लेके आनी है। तो बॉडी के ऊपर सारे के सारे फोर्सेस क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। बॉडी के ऊपर सारे के सारे फोर्सेस क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। अब मैं फोर्स बनाता हूं इस पे, जितने आप फोर्स बना सकते हो बनाओ, जो भी आपको ने पड़ा हुआ है। तो बेटा अगर इसका मास m है, तो इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा जो इसका वेट होगा, mg। क्लास 11th में बनाया था। हाँ जी सर, लग रहा होगा, है ना। ऐसे ही बी वाली कंडीशन में भी mg ऐसे ही लग रहा होगा। सर mg आपने नीचे ही क्यों बनाया, है ना? व्हाट इज mg? mg क्या है? वेट हो गया, वेट ऑफ बॉडी। और वेट ऑफ बॉडी, वेट जो फोर्स है वो बेटा हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर लिख लो, नोट करके लिखना है जिसने भी लिखना है, वेट आप कभी भी बनाते हो किसी बॉडी पे, तो वेट हमेशा कैसे बनाया जाएगा? mg कैसे बनाया जाएगा? वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। और कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? अब ये चार्ज बॉडी है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है। एक इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी फोर्स लगेगा। बिल्कुल सर, कैसे लगेगा? अब यही तो आपको सोचना है। अगर मुझे इस बॉडी में नेगेटिव चार्ज, अगर मैं इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज कर दूं, अगर मैं ये कौन सी बॉडी लूं? नेगेटिव चार्ज बॉडी लूं, तो नेगेटिव चार्ज बॉडी लेने से
आपको पता है अगर एक नेगेटिव चार्ज बॉडी रखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा इस पे। अब इस पे एक फोर्स इधर ही लगेगा, क्यू ई, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो लगा। अब फर्स्ट सिनेरियो में ए केस में बेटा दोनों फोर्सेस नीचे की तरफ एक्ट कर रहे हैं, क्या ये दोनों फोर्सेस कभी जीरो हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। दोनों के दोनों क्या होगा बेटा? ऐड होंगे। दोनों के दोनों ही क्या होंगे? ऐड होंगे, है ना। तो नेगेटिव बॉडी तो ये नहीं हो सकती। अब सर ओपो पॉजिटिव लेके देखें, तो जब हम इसको पॉजिटिव लेते हैं तो पॉजिटिव बॉडी, अगर एक पॉजिटिव चार्ज आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आपके पास क्या लगता है? एक फोर्स लगता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आपके पास क्या लगता है बेटा? एक फोर्स लगता है। वेरी गुड। अब यहां पे फोर्स कैसे लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में ही, जिसकी वैल्यू क्या होगी? क्यू ई, है ना। तो इस केस में बॉडी रेस्ट पे आ सकती है। इस केस में बॉडी रेस्ट पे आ सकती है। यहां पे तो कभी भी रेस्ट पे नहीं आएगी। यहां पे तो ये कभी भी रेस्ट पे नहीं आएगी, नेवर कम टू रेस्ट। तो अगर मेरे को कोई कंडीशन ऐसी दे दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे दे और वहां पे बिठा दे कि भैया कोई चार्ज बॉडी है, ये कैसे, इस पे कौन सा चार्ज होना चाहिए कि ये रेस्ट पे आ जाए, तो आपको फोर्स एनालिसिस करनी है कि उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं और रेस्ट की कंडीशन क्या होगी। अब पहली चीज तो मुझे बॉडी का साइन पता लग गया। साइन कैसा होगा? इस केस में पॉजिटिव होगा। चार्ज कैसा होगा? इसमें एक पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, चलो जी। अब यहां पे इस बॉडी का मास m था तो इस पे एक वेट लगा mg, है ना, और एक फोर्स लगा यहां पे क्यू ई। जब ये बॉडी क्या थी? पॉजिटिव चार्ज थी, और ई क्या है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, अब यहां पे ये बॉडी रेस्ट पे कब आएगी? ठीक है, व्हेन क्यू ई और एम जी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये इक्वल हो जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जब ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा? चार्ज विल बी एट रेस्ट, दिस चार्ज विल बी एट रेस्ट। अब आपसे ये कुछ भी पूछ सकते हैं भाई, ठीक है, आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। कुछ भी का मतलब क्या है? कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको चार्ज दे दे और मास निकाल लें, जो कि रेयर होगा। क्यों? आप चार्ज वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, मास वाला क्लास 11th में पढ़ के आ चुके हो, तो यहां से पूछ सकते हैं कि इस चार्ज की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो क्या पूछा जा सकता है? चार्ज टू बी गिवन, चार्ज टू बी गिवन टू बॉडी, कितना चार्ज आपको इस बॉडी को देना पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू यहां से निकल जाएगी। Q इज इक्वल टू, देखो क्यू ई इज इक्वल टू एम जी होगा, रेस्ट की कंडीशन। तो यहां से Q की वैल्यू आ गई एम जी अपॉन ई। इतना चार्ज आपको बॉडी पे लाना होगा, इतना चार्ज आपको बॉडी पे लाना होगा, ताकि ये बॉडी क्या हो जाए? ताकि ये बॉडी क्या हो जाए? रेस्ट पे हो जाए। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ओके, वेरी गुड। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भैया कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव करने होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी रिमूव्ड। सर रिमूव ही क्यों करने होंगे, और आपको कैसे पता लगा कि सर यहां पे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं? अरे भैया पॉजिटिव चार्ज है, क्यू की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव चार्ज है। अब किसी भी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है? जब उसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकाल लो, है ना। तो क्यू की वैल्यू क्या होती है? एन ई के बराबर होती है। तो एन ई इज इक्वल टू एम जी अपॉन ई। तो यहां से एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे? एम जी अपॉन स्मॉल ई इंटू ई।
तो अगर आप एक बॉडी को, एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसकी रेस्ट की कंडीशन ये आ गई आपके पास। ठीक है, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है ना। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है, और सेम आपका बेटा एनसीईआरटी में भी है, शायद वहां पे वाटर ड्रॉपलेट वाला है क्वेश्चन। एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, या फिर पता नहीं, आप जो ये एक्सटर्नल बुक्स आप पढ़ते हो बोर्ड्स के लिए, बच्चे प्रदीप वगैरह जो फॉलो करते हैं, है ना, उसके बेसिस पे वहां पे भी एक इस पे क्वेश्चन है। और सेम क्वेश्चन ऐसे ही देखो 2022 में आया हुआ है, जेई मेंस का है, ये देख के घबराना नहीं होता, क्वेश्चन पढ़ो और लगाओ कि आपको आता है या नहीं आता। क्या कह रहे हैं, एक वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू दी हुई है 4.9 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। जस्ट प्रिवेंट अ वाटर ड्रॉपलेट ऑफ मास 0.1 ग्राम फ्रॉम फॉलिंग। तो यहाँ पे कोई वाटर ड्रॉपलेट होगी, ठीक है, उसको जस्ट प्रिवेंट कर रही है। इसका मास कितना है, 0.1 ग्राम। जस्ट प्रिवेंट अ वाटर ड्रॉपलेट ऑफ मास दिस फ्रॉम फॉलिंग, गिरने से बचा लिया। गिरने से बचा लिया मीन्स ये अब फॉल नहीं कर रही है, ये अब फॉल नहीं कर रही है, मीन्स ये किस कंडीशन में है बेटा, रेस्ट की कंडीशन में है। ठीक है, आप कहते हो ना सर मुझे कैसे पता चलता है ना, हमें क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं आती क्या क्या चीजें कैसे दी हुई हैं। बेटा आप थ्योरी थोड़ा सा ज्यादा रिवाइज करने लगो मेरे बच्चे। अगर आप न्यूमेरिकल में पीछे छूट रहे हो तो आप कहीं ना कहीं आपकी थ्योरी में कमी है। ठीक है, मैं साफ बता रहा हूं, आपको थ्योरी नहीं आ रही है। अगर कहते हो कि सर मेरे को तो थ्योरी आती है, आप जो मर्जी पूछ के देख लो थ्योरी में से, तो बेटा आप रट्टा मार रहे हो थ्योरी का, आप उसको समझ नहीं रहे हो। ठीक है, दो ही कारण होते हैं सिर्फ। तो आगे क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट विल बी, जी की वैल्यू दी हुई है, इतनी लेनी है, मास दिया हुआ है। चलो भाई रेस्ट की कंडीशन, अब इस पे कौन कौन से फोर्सेस बन रहे हैं वो बना लेते हैं। क्या होगा, अब ये पहली चीज पॉजिटिव होगी जब ही रुकेगी, इधर mg बना, इधर एक चार्ज लगेगा QE, तभी ये रुकेगी। QE मस्ट बी इक्वल टू mg, यहां से Q की वैल्यू आ गई mg अपॉन E, Q की वैल्यू आ गई mg अपॉन E। वैल्यू पुट करो अब, m मास 0.1 ग्राम, ध्यान रखना है SI में लेना है आपको। तो Q इज इक्वल टू 0.1 इंटू 10⁻³ ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। G की वैल्यू 9.8, सर 10 क्यों नहीं ली, बेटा क्वेश्चन में गिवन है 9.8, अगर क्वेश्चन में 9.8 गिवन है तो आप 9.8 ही लो। 4.9 E की वैल्यू इंटू 10⁵। अब देखो उन्होंने बोला है 9.8 ताकि आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाए बेटा, इजी हो जाए, है ना। 49 2 98 होता है, तो ये हो गया। ऊपर वैल्यू है 10⁻⁻4, तो ये ऊपर क्या वैल्यू बनी, 2 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन, है ना, 10⁵। नीचे है 10⁵, तो ये Q की वैल्यू क्या बनी, 2 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, और वो भी पॉजिटिव होगा ये चार्ज, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमारा आंसर क्या लग रहा है, हमारा आंसर क्या लग रहा है भाई, ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में भी है क्या ये, सर ये तो जेई का क्वेश्चन है, ये तो बोर्ड में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। ठीक है, किसने कहा कि जेई में सिर्फ मुश्किल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं ये स्टेटमेंट आप कहाँ से पढ़ के आए हो, बेटा जेई में बहुत हल्के क्वेश्चन भी आते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट पक्के हैं या नहीं, हर एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ सकता है, छोटे पे भी बड़े पे भी। ठीक है,
कई बच्चों का तो हो भी गया होगा, है ना, और उनको यकीन नहीं हो रहा होगा कि मैंने जेई का क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अरे भाई, उस टाइम पे ना स्ट्रेस अलग होता है। अभी आप घर पे बैठ के सोल्व कर रहे हो तो आपको लग रहा होगा सर इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी आता है ना, ये तो हमारे से सोल्व हो गया। नहीं, उस टाइम वो टाइम अलग होता है यार, जब आप जेई का पेपर दे रहे होते हो, इतनी टेंशन होती है, आप आती हुई चीजें भी गलत कर दोगे। समझ आई बात? तो ये है। चलो भाई, एक और कर लेते हैं। रीड करो क्या कह रहा है क्वेश्चन। करो रीड, और ये वीडियो को पॉज करो और सोल्व करके देखो इसको। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, सोल्व करके देखो। सर मेरे को 5 मिनट लग जाएंगे, 10 मिनट लग जाएंगे, जितने मर्जी मिनट लग जाएं, 15 मिनट लग जाएं, आप सोल्व करो। सिचुएशन बना के देखो, डायग्राम बनाओ। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से प्लॉट कर दो जहां पे जो भी चीज दी हुई है, और बना के देखो। चलो, आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, है ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 2 पॉइंट चार्जेस हैं ए एंड बी, जिनका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी अपार्ट, डी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिडल पॉइंट ओ, मिडल पॉइंट है ओ, मिड पॉइंट बिटवीन द चार्जेस इज 6.4 इंटू 10 to the power 4 Newton per coulomb। द डिस्टेंस डी बिटवीन द पॉइंट चार्जेस ए एंड बी। मीन्स आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक ये है ए, और एक पॉइंट चार्ज ये है ए, और एक पॉइंट चार्ज ये है बेटा बी। एक की वैल्यू है प्लस, एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। वैल्यू 8 × 10 to the power -6, इसकी भी वैल्यू 8 × 10 to the power -6। ठीक है, ये दोनों डी डिस्टेंस पे है, और यही डिस्टेंस हमें निकालना है। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा क्या हुआ है कि इनके बीच में एक पॉइंट है ओ, ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है। ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है बेटा, कितनी है? 6.4 × 10 to the power 4 Newton per coulomb। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। और इनके बीच का डिस्टेंस ये मान लेते हैं डी। ठीक है, तो ये क्या है? d/2, और ये डिस्टेंस भी क्या हो गया मेरा? d/2। चलो जी, अब इसके कारण ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज के कारण ओ पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा, वो अवे होगी, ई ए की वैल्यू। और बी पॉइंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा, वो बी की तरफ होगी, ई बी। होगी या नहीं होगी? होगी ना। तो ई ए कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R²। KQ/R²। ई, सॉरी, के तो यही है। क्यू की वैल्यू 8 × 10 to the power -6। सर नेगेटिव क्यों नहीं लिया या पॉजिटिव क्यों नहीं लिया? बी, अगर ए तो चलो नेगेटिव ही है, क्या मेरे को यहाँ पे साइन रखना पड़ेगा? मत रखो यार, साइन आपको सिर्फ नेचर बताएगा, और आपने नेचर ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है। नेचर आपने ऑलरेडी क्या कर लिया? ड्रॉ कर लिया। अच्छा, इनके बीच का डिस्टेंस ए से ओ तक का डिस्टेंस कितना है? d/2। उसका क्या कर देंगे? स्क्वायर। ऐसे ही ई बी, KQ/R²। तो के, क्यू की वैल्यू 8 सर यहाँ पे माइनस, अरे बेटा माइनस साइन आपका नेचर बता रहा है, नेचर आपने बना दिया। ठीक है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, और डिस्टेंस यहाँ भी सेम है, तो वैल्यू तो दोनों ही सेम है। ये मैं यहाँ से शॉर्ट के लिए ई ए इज इक्वल टू ई बी को ई लिख लूँ कैलकुलेशन के लिए। अब आपको भी बोर्ड में भी ऐसे ही करना है। ठीक है, कभी ये पूरी पूरी वैल्यूज उठा के चलते रहो। अब अकॉर्डिंग टू फिगर, फिगर के हिसाब से एट ओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ई ए प्लस ई बी।
तो ई ए की वैल्यू भी ई ली हुई है और ई बी की वैल्यू भी ई ली है, तो टोटल कितनी होगी, 2 टाइम्स ऑफ ई। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो ओ पॉइंट पे हमारे हिसाब से तो ई नेट निकली ट्वाइस ऑफ ई, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से जो ई नेट दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 6.4 इंटू 10 टू द पावर कितनी है बेटा, एक बार देखनी पड़ेगी, 4 न्यूटन पर कूलम। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2 इंटू वैल्यू डाले, के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ई की वैल्यू क्या है बेटा आपकी, के इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन D/2 का होल स्क्वायर इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन डी स्क्वायर, और ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये 8, ओ सॉरी 4 ऊपर चला गया। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये देखो 2 4, ठीक है, और 8 कितना हो गया है, 64। 64 से ये 64 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 64 से ये 64 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे अगर इसको मैं डी स्क्वेयर यहाँ पे लिख लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 10 टू द पावर 3, ये भी कितना बचेगा, 10 टू द पावर 3, इससे ये कैंसिल हो गया, तो डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आई, 3। डी की वैल्यू क्या आई, 3 यूनिट्स। अब यूनिट सेंटीमीटर है, मीटर एसआई की बात कर रहे हैं सारा का सारा, तो 3 मीटर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जो जो दिया हुआ है, जैसे जैसे आपको जो इन्फॉर्मेशन पता है वो लगाओ और उसके हिसाब से आपका बेटा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? उसके हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा, कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, एक ही दम नहीं हो रहा है, हैं अभी एक ही दम थोड़ी हो जाएगा। किसी को टाइम भी लग रहा है, सर मेरे को तो इतना टाइम लग गया, कोई बात नहीं बेटा, पेपर 1 साल के बाद देना है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, कोई भी नेट से उठाओ। अब बच्चे ज़्यादातर पूछते हैं बुक कौन सी करनी है, बुक इस टाइम पे कोई नहीं करनी। बुक सिर्फ एक ही है आपके लिए, आपका इंटरनेट। जाओ क्वेश्चन सर्च करो, ठीक है, पीडीएफ पूरी की पूरी आ जाएंगी। पिछले 10 सालों में 20 सालों में जितने भी क्वेश्चन आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, चार्ज के ऊपर, इस चैप्टर के सारे आपको मिलेंगे। सबसे पहले तो वो सोल्व करो। क्यों सर एक्स्ट्रा बुक क्यों नहीं करनी, बेटा सब बुक में ना ऐसा होता है, आप अभी पहचान नहीं पाओगे कौन सा क्वेश्चन आपके लिए रेलिवेंट है या नहीं है। बुक तो पूरे हिसाब से बनी हुई है, ठीक है, बुक वाले ने जो लिखी है बेटा वो थ्योरेटिकली पूरी लिखी हुई है, हर एक छोटे बड़े क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके मतलब के हैं या नहीं है। सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, जेई की तैयारी कर रहे हो ना, या बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, कोई बच्चा है सर मैं तो सिर्फ बोर्ड्स बोर्ड्स की कर रहा हूँ, तो बेटा बोर्ड्स के पीडीएफ उठाओ, पिछले 20 सालों के क्वेश्चन निकाल लो, ठीक है, उसमें 1 मार्क अलग आएंगे, 2 मार्क अलग आएंगे, 3 मार्क अलग आएंगे, 5 मार्क्स अलग आएंगे, एमसीक्यू अलग आएंगे, या सर्शन रीजनिंग अलग आएगी, केस स्टडी अलग आएगी, है ना, न्यूमेरिकल अलग निकलेंगे, थ्योरेटिकल अलग निकलेंगे। तो सारे के सारे क्वेश्चन लगा के देखो, वहां से आपको आपकी एफिशिएंसी का पता लगेगा कि मेरी कितनी एफिशिएंट मेरी स्टडीज हो रही हैं, कितनी % एक्यूरेसी मेरी बनी। ऐसे ही जेई मेंस के ऊपर उठाओ क्वेश्चन लगाओ, आपको पता चलेगा यार ये वाला टॉपिक तो मैंने किया ही नहीं, ये वाला टॉपिक तो मैंने किया ही नहीं। अब 12th के इसके उठाओगे, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पेंडुलम वाले मिलेंगे, फ्लूइड वाले मिलेंगे, नेट इफेक्टिव ग्रेविटी वाले मिलेंगे। सर वो कहाँ था, वो यहाँ पे तो आ नहीं रहा, वो बेटा क्लास 11th के टॉपिक थे, ठीक है, जो आधे से ज़्यादा बच्चों ने क्या किए है, अपनी बर्बाद की है ना। तो वहां से आपको पता लगेगा 11th क्लास कितनी इंपॉर्टेंट थी। तो जो आप कर सकते हो, जितने जेई मेन के क्वेश्चन इसके बेसिस पे हैं, क्योंकि 60% तो आपकी 12th ही रहेगी, 60% पेपर जो आएगा वो क्लास 12th से आएगा, ठीक है बेटा। तो जितने क्वेश्चन आप 12th के टॉपिक पे कर सकते हो करो, आपको पता चल जाएगा यार मेरी हाँ थ्योरी मैंने इतने अच्छे से रिवाइज कर ली है, नहीं हो रहे
तो फिर थोड़ी सी और करनी है। सिंपल सी बात है, बुक वुक मत लगाओ। जब आपके पास ये काम आप सोल्व कर लो ना, नोट्स रिवाइज कर लो, और अपने असाइनमेंट जो आगे आएंगी असाइनमेंट लगा लो, प्रीवियस ईयर अगर आपने लगा लिए, फिर आपको टाइम बच जाए ना, फिर बेटा आप कोई भी बुक उठा सकते हो। क्लियर है? चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे हमने कूलम्स लॉ निकाला था वेक्टर फॉर्म में, सेम उसी हिसाब से हम ये भी निकालेंगे। चलो जी, ये कार्टेशियन सिस्टम बना दिया। यहाँ पे हमने ओरिजिन पे एक पॉजिटिव चार्ज बिठा दिया। ठीक है, ओरिजिन पे हमने क्या करा, एक पॉजिटिव चार्ज बिठाया, और इस पॉजिटिव चार्ज के लिए किसी पॉइंट P पे, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट थे x, y, जिसके कोऑर्डिनेट थे x, y, यहाँ पे हमें पता करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √x² + y²। सर हमें नहीं आया, दोबारा से वेक्टर देख लो जो आपको चार्जेस में कराया हुआ है। ठीक है, और यहां तक इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, अवे होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे होगी। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, एक इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा और एक इसकी डायरेक्शन निकलेगी। डायरेक्शन क्या है, सेम जो ये आपका, इसको बोल देते हैं हम आर वेक्टर। क्लियर है? तो पहले मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड k/r², k/r²। ये चार्ज कितना है सर, q ही है चार्ज। चार्ज की वैल्यू क्या है, q ही है। तो k/q/r, r कितना है, √x² + y² का होल स्क्वायर। तो मेरे मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई बेटा kq/x² + y², x² + y²। अब डायरेक्शन बात करें, डायरेक्शन की बात करें तो सेम एज आर कैप, जो आर वेक्टर की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन मेरी उसी की डायरेक्शन में मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। तो ई कैप इज इक्वल टू आर कैप, और आर कैप में लिख सकता हूं, आर कैप क्या होगा, ये पॉइंट अगर एक्स वाई पे है तो एक्स आई कैप + वाई जे कैप अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या है, x² + y² का √। तो यहां से मेरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। ई वेक्टर क्या आएगा, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड k/q/x² + y², डायरेक्शन एक्स आई कैप + वाई जे कैप अपॉन √, या फिर मैं ऐसे लिखूं कि x² + y² की पावर 1/2। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, k/q/x आई कैप + वाई जे कैप, और ये क्या हो जाएगा, x² + y² की पावर 3/2। ठीक है, तो ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, या कार्टेशियन फॉर्म में। एक और वर्ड क्या यूज हो जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ गया अच्छे से, है ना। तो एक एक्सप्रेशन है, जनरली आपसे पूछ लिया जाता है। तो चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ठीक है। अब देखो यार, सिंपल सी बात है, जो अगर बिल्कुल बेसिक लेमन लैंग्वेज में बात करें तो आप ये कह सकते हो कि ये इमेजिनरी लाइंस होती है ना। सबसे पहला वर्ड बच्चा क्या पढ़ता है, दीज आर इमेजिनरी लाइंस। ठीक है जी, बहुत बढ़िया है। अब ये
वर्ड पता नहीं क्यों इतना पसंद आ जाता है बच्चों को कि इसको इमेजिनरी लाइंस ही करते रहते हैं। अरे भाई इसका काम क्या है? ये इमेजिनरी लाइंस क्या होती हैं, किस लिए आपने बनाई है? ठीक है, इमेजिनरी लाइंस टू विच, इमेजिनरी लाइंस हैं क्या करती हैं, सिंपल लिखते हैं, फ्रॉम विच वी गेट, फ्रॉम विच वी गेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, इसके आसपास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अपनी स्पेस बनाएगा, है ना, इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसी पॉइंट पे। ठीक है, क्लियर करते हैं इसको। किसी पॉइंट पे अगर मैं पूछ लूं, फॉर एग्जांपल ये पी पॉइंट पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये बताओ मेरे को। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है ये बताओ। कैसे बताओगे? कैसे बताएंगे भैया? इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से। ठीक है ना? क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड एक 3D स्पेस था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? एक 3D स्पेस था। किसके आसपास? एक चार्ज के आसपास। अब वहां पे 3D है तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछी जा सकती है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं कैसे बताऊंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से। तो इमेजिनरी लाइंस हैं जिससे हमें डायरेक्शन मिलती है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की। या फिर आप इनको ये कह सकते हो, दीज आर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो दो चीजें पता चल जाएंगी यहां से, आपको आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड से आपको फोर्स की डायरेक्शन भी पता लग जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड से आपको फोर्स की डायरेक्शन भी पता लग जाएगी, है ना बच्चे? तो मेरे को क्या समझ आया? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? क्या है भैया? ये लाइंस हैं जो किस लिए बनाई जाती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से आप किसकी डायरेक्शन भी पता कर सकते हो? फोर्स की डायरेक्शन भी पता कर सकते हो। अब जैसे हमने पहले भी ये चीज बनाई है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव अगर आइसोलेटेड हैं, मतलब अकेले अकेले पड़े हुए हैं, इनके आसपास इनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, तो इनकी फील्ड कैसी होती है? बाहर की तरफ पॉजिटिव से अवे होती है बेटा, पॉजिटिव से अवे होती है। हाँ जी सर होती है। नेगेटिव के पास आएगी, नेगेटिव के पास आएगी। वेरी गुड। अब यहां पे मैंने एक वर्ड लिखवाया था आपको, है भाई, वर्ड लिखवाया था, क्या वर्ड? रेडियली, मतलब रेडियस के अलोंग, रेडियली आउटवर्ड, रेडियस के अलोंग। अब इसको आप जोड़ोगे ना, ये एक स्फेरिकल बन जाएगा। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप जोड़ोगे ना, ये आपको क्या बन जाएगा? एक स्फेयर बन जाएगा। ठीक है, स्फेरिकल होगी। अब ये इस केस में क्या होगा? रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। अब सर आपने कहा था कि फोर्स की डायरेक्शन भी पता लग जाएगी। हाँ जी बेटा पता लग जाएगी। आप कहीं पे टेस्ट चार्ज रख के देखो, मान लो ये हमने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया। टेस्ट चार्ज क्या होता है सर? बताया हुआ है बेटा, टेस्ट चार्ज क्या होता है। ठीक है, रिवाइज करो। अब इस पे भी फोर्स कैसे लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तो फोर्स की डायरेक्शन भी ऐसे होगी। तो ये लो जी, फोर्स की डायरेक्शन भी पता लग गई। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, फोर्स भी क्या होगा? ऐसे ही होगा, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया, क्लियर है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड आइसोलेटेड चार्ज की आपने देखी कैसी होती है। अगर पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड, अगर नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड। समझ आ गया? अब चलो इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
अब प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं? जैसे पहली प्रॉपर्टी है ओरिजिनेशन एंड टर्मिनेशन, कहाँ से ओरिजिनेट करती है और कहाँ से कहाँ पे टर्मिनेट करती है। ओरिजिनेशन एंड टर्मिनेशन। बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ईएफएल लिखते हैं, ठीक है। ऑलवेज originates from positive charge, always originates from पॉजिटिव चार्ज, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी। एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पे आके खत्म हो जाएंगी। फिर खत्म हो जाएंगी, बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, ठीक है। खत्म होने का मतलब है बिल्कुल खत्म, जहां से निकली है वहां पे वापस चल के नहीं आएगी। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां से मुझे क्या पता लगा, टर्मिनेट हो रहा है मतलब नेगेटिव चार्ज पे आके खत्म हो रही है। नेगेटिव चार्ज पे आके क्या हो रही है बेटा, खत्म हो रही है। खत्म होने का मतलब ये वापस अपने ओरिजिनेटिंग पॉइंट पे नहीं आ रही, इसका मतलब ये क्लोज लूप नहीं बनाती। इट नेवर फॉर्म क्लोज लूप। आगे मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे, ठीक है, जो आप क्लास 10th में ही पढ़ गए हो, सोलिनोइड वगैरह में आपने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी है। कैसे बनाते थे, गोल गोल बनाते थे, है ना, ऐसे। आप अगर ये सोलेनोइड था, आपने ऐसे बनाई हुई है फील्ड, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, बाहर ऐसे, अंदर की डायरेक्शन ऐसे, है ना। तो बेटा ये क्या थी, ये क्लोज लूप बनाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप कभी नहीं बनाती। आगे फिर से डिफरेंस आएगा, 12th में भी आएगा, जब आप मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। तो इट ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। तो मेरे पास एक ये पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अब ये पास पास रखे हुए हैं, आइसोलेटेड नहीं है, तो क्या होगा, पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव पे जाएगी, पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव पे जाएगी, पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव पे जाएगी। तो आप इसको ऐसे करके दिखा सकते हो, जितनी लाइंस ओरिजिनेट करते हुए दिखा रहे हो उतनी ही लाइंस आप टर्मिनेट करते हुए भी दिखाओगे, ठीक है। जितनी लाइंस ओरिजिनेट करते हुए दिखा रहे हो उतनी ही लाइंस टर्मिनेट करते हुए भी दिखाओगे। तो ये होता है, ऐसा पैटर्न बनेगा अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को आप पास रख दो। क्लियर है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज या दूसरी प्रॉपर्टी बोलो, दे मतलब नो इंटरसेक्शन, दे नेवर इंटरसेक्ट। नो इंटरसेक्शन, जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा था, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ऐसे ही दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। मान लो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, ये दो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अब क्या होगा, अब आप रखो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आपने क्या रखा, एक पॉजिटिव चार्ज रखा। अब इस चार्ज पे कैसे फोर्स लगेगा भाई, यह वाली इसकी डायरेक्शन इधर है, टेंजेंट से पता चल जाएगा डायरेक्शन, ठीक है, टेंजेंट से डायरेक्शन पता चल जाएगी। इस वाली के हिसाब से, ऑरेंज वाली के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। अब इस पे ग्रीन वाले पे फोर्स लगेगा, इधर लगेगा, इसके हिसाब से तो इधर लगेगा, मतलब ये इस वाइट वाले की तरफ मूव करेगा, इसके हिसाब से ऑरेंज वाले की तरफ से ये इधर जाना चाहिए। तो एक चार्ज एक टाइम पे दो दो जगह कैसे जा सकता है, ठीक है ना। एक चार्ज एक टाइम पे दो दो जगह कैसे जा सकता है भैया, एक ही पॉइंट पे दो दो डायरेक्शन कैसे हो सकती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की,
है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड से बच्चों को नहीं समझ आता, इसीलिए हमने वहां पे पॉइंट चार्ज रख दिया, एक एक चार्ज रख दिया। अब चार्ज पे फोर्स तो लगेगा ना। अब आप बताओ, एक ही जगह पे आपको दो दो जगह दो दो बंदे खींच रहे हैं आपको, है, एक व्हाइट वाला कह रहा है मेरी तरफ आ जा, ऑरेंज वाला कह रहा है मेरी तरफ आ जा, आप दोनों की तरफ जा सकते हो? नहीं, यही बात होगी बस। तो एक ही पॉइंट पे, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? सिंपल सी बात कहता हूँ कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, चलो मैं लिख देता हूँ जो आपको पेपर में लिख के आना है। इफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, देन एट इंटरसेक्शन, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टेंजेंट्स, या सिंपल सिंपल लिखो, देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, एक ही पॉइंट पे, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, मैं क्यों लिख रहा हूं यार? ये ना बोर्ड्स में आपको लिख के आओगे तो नंबर मिलेंगे, बोर्ड लिखने का पेपर है, बोर्ड बेटा लिखने का पेपर है। अभी बच्चे कह रहे हैं कि सर मैं तो लिखना चाहता ही नहीं, मेरे को लिखना अच्छा नहीं लगता है ना, मेरे से तो क्वेश्चन हो रहे हैं, अटेम्प्ट करते जाओ, बोर्ड में बैठ के रोना फिर। सच बात बता रहा हूँ बेटा, बोर्ड में रोगे, ध्यान से देखो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेसिंग। तीसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, स्पेसिंग, स्पेसिंग मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में स्पेसिंग कितनी है, वो आपको क्या बताती है? वो आपको क्या बता रही है? वो आपको बताती है कि बेटा वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो कितनी होगी। हाँ जी, स्पेसिंग से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बता सकते हैं। हाँ जी सर, बता सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्पेसिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्पेसिंग के। मतलब जहां पे लाइंस में स्पेस ज्यादा होगा, स्पेस क्या है, ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पे क्या होगी, कम होगी। अगर स्पेस कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या कहना चाह रहे हो सर? आ जाओ, ठीक है, इस डायग्राम को उठा लेते हैं और यहाँ पे लगा के चिपका के, भाई ओ ये तो क्या हो गया, कोई एक पॉइंट से, ये लो, देखा, एक पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट पे टच हो जाए तो गड़बड़ हो जाती है ना, ऐसे ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी। चलो जी, ये सब हटाओ। क्लियर? अब देखो, अब मैं 2 पॉइंट मार्क करता हूँ। मैंने, ऐसा करते हैं, ये मेरी पकड़ में आ जाएंगी, आ गई, इनके कलर चेंज कर देते। ये लो जी, ये 2 कलर हो गए, है ना, ऑरेंज। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट मार्क कर रहा हूँ ए, और एक पॉइंट मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे पी। अब आपको सिर्फ ये ऑरेंज वाले में ही, है येलो जो आपको दिख रहा है, येलो वाली लाइंस पे ही फोकस करना है, और इसी में देखो, दो येलो लाइंस ए पॉइंट पे ज्यादा पास है या बी पॉइंट पे? सर ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे क्लोजनेस ज्यादा है, क्लोजनेस ज्यादा मतलब स्पेसिंग कम है, स्पेसिंग कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, क्लियर है? मेरे को यहां पे देख के पता लग गया है। अभी मैं बहुत मस्त चीज आपको बताने वाला हूं, ठीक है। और बी पॉइंट पे,
बी पॉइंट पे क्लोजनेस कम है, मतलब पास पास नहीं है, दूर दूर है। स्पेसिंग ज़्यादा है, दो के बीच में, दो लाइंस के बीच में। भैया यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, यहाँ पे स्पेस कम है ना। अब स्पेस तो पता ही है यार, स्पेस के चक्कर में लाइन उड़ गई। क्लियर है। स्पेसिंग कम ज़्यादा तो हमें आंखों से दिख जाएगी। स्पेसिंग ज़्यादा, स्पेसिंग ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे क्या रहेगी, कम रहेगी। समझ आ गया। तो मैंने कंपेयर कर लिया यहाँ पे। अब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अगर मैं और दूर जाऊं, अगर मैं इस लाइन को और एक्सटेंड कर देता हूं, मानो यहाँ पे और यहाँ पे, और मैं यहाँ पे सी पॉइंट बना दूं, तो यहाँ पे तो यार सी पॉइंट पे तो स्पेस और ज़्यादा बढ़ गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ज़्यादा कम होती जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ज़्यादा क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो सर, ऐसा क्यों हो रहा है, सर ऐसा क्यों हो रहा है। अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आपने पढ़ा तो हुआ है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और डिस्टेंस बढ़ना हमें किससे शो हो रहा है, स्पेसिंग से। स्पेस बढ़ता, डिस्टेंस दो लाइन में ज्यादा होता जा रहा है, वहां पे स्पेस बढ़ता जा रहा है ना। किसी के बच्चे के मन में डाउट आता है, सर ये यार स्पेस से कैसे पता चलेगा, दो लाइनें पास पास हैं, दूर दूर हैं, ये हमें क्या बता रही हैं। भैया ये हमें रिलेटिव स्पेस के बारे में बता देती है, ठीक है, ये हमें रिलेटिव स्पेस के बारे में बता देती है। अब एक और मजेदार चीज मैं आपको दिखाऊं, तो बेटा अब देखो, अरे एक और, हाँ एक और इसमें अब हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। सर पूरा ही हटा दिया, चलो पूरा ही हटा देते हैं। फिर क्या बनाओगे, मैं सिर्फ चार लाइनें बनाने वाला हूँ, मैं सिर्फ चार लाइनें बनाऊंगा, और आप मेरे को बताओगे। या अगले पेज पे बनाते हैं, यहाँ पे पूरा भी नहीं बनेगा, स्पेस कम है। मेरे को बस ये बताना क्या सर ठीक बताया है या गलत बनाया है, हमें मतलब समझ आ गया। ऊपर डिस्टेंस कम है, ठीक है, तो साइड से देख के बताओ। ये मैं क्या बना रहा हूँ, है भाई, समझ आ रहा है किसी को, समझ आ रहा है क्या चल रहा है ये। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एरो से। किससे करते हैं, एरो से। एरो की लेंथ आपको मैग्नीट्यूड बताती है, एरो की लेंथ क्या बताती है, मैग्नीट्यूड बताती है। यहाँ पे एरो की लेंथ ज़्यादा है, चलो ठीक है, एक वाले को कलर चेंज कर देते हैं, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, येलो। अब इसी पे देखो, यहाँ पे लेंथ ज़्यादा है, फिर जैसे दूर जाते जा रहे हो लेंथ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है ना। ये क्या दिखाया सर आपने, डिस्टेंस के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। सर आप इतना ऐसा क्यों करा रहे हो, बेटा पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, पैटर्न पे आपका क्वेश्चन आता है, साफ सी बात। क्लियर। जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे कम डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है, स्पेसिंग से आपको पता लग गया।
ये वेक्टर से आपको पता लग जाएगा, जाते जाते दूर जाते जाते वेक्टर के बीच वेक्टर की लेंथ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, एरो की लेंथ कम होती जा रही है, मीन्स उसका मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है। और देखो, एक बड़ा ही प्यारा सा डायग्राम आपसे पूछा जाता है बहुत बार। एक डायग्राम आपको क्या देते हैं, ये एक बड़ा फेमस और बड़ा रिपीटेड डायग्राम है। ये आपको क्या दिखा रहे हैं, ये आपको क्या दिखा रही है, ये दिखा रही है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको क्या दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या दिखाना है, एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे ए और एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे बी। इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे क्या लिखना चाहिए कि ई ए मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इज लेस देन ई बी, या ई बी सॉरी ई ए इज ग्रेटर देन ई बी। आपके पेपर में भी पूछा जाता है ये डायग्राम, है ना। तो क्या आंसर होगा हमारा, शाबाश, ए पे स्पेसिंग ज़्यादा, ए पे स्पेसिंग ज़्यादा है। स्पेसिंग ए की ज़्यादा है, यहाँ पे ए लिख देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए की क्या होगी, कम होगी बी से। तो हमारा ए ऑप्शन क्या लग गया आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया बात है। जैसे जैसे जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, अब दूसरी बात, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी थी, ये थर्ड फोर्थ, थर्ड थी। अब हम फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी में सिंपल सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, तो सर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का मतलब कि भैया आपने एक चार्ज दिखाया, वो चार्ज पे आपको कितनी फील्ड लाइंस बनानी है ना। वो चार्ज पे आपको कितनी फील्ड लाइंस बनानी है। तो सिंपल सी बात है बेटा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जितना चार्ज उसके हिसाब से बनेगी। मतलब सर, मतलब अगर मैं ये ले रहा हूं कि अगर मैं 2 कूलम का चार्ज लूं और एक मैंने 4 कूलम का चार्ज लिया, पॉजिटिव चार्ज है, अगर 2 कूलम वाले पे मैंने 4 लाइंस बनाई, 2 कूलम वाले पे मैंने नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनाई, 4। तो टेक्निकली आप क्या करोगे, चार्ज डबल हो गया है तो नंबर ऑफ लाइंस भी कितनी कर दोगे, डबल कर दोगे। मीन्स यहां पे मुझे नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनानी पड़ेंगी, 8। सर क्या आप फुद्दूसी प्रॉपर्टी करा रहे हो, बेटा फुद्दूसी नहीं है, इतनी आसान प्रॉपर्टी नहीं है। ये आपको क्या बताएगी बेटा, जहां पे क्राउडेड है, अभी देखना डायग्राम जो बनेगा, ये लो जी 8 बन गई। अब ये क्या बताती है आपको, यहां से अगर हटा दें, यहां से अगर हटा दें कि इसके ऊपर कितना मैग्नीट्यूड था, आप इन दोनों को देख के ये बता सकते हो किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। जिस पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा हैं उस पर मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म नंबर पता नहीं कौन सा है, एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म आपको कैसे पता चलेगा है भैया? देखो, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? सेम एट एवरी पॉइंट। है ना? यूनिफॉर्म से तो हम यही मतलब समझते हैं ना कि हर जगह पे क्या है, सेम है। बहुत बढ़िया जी। अब सेम एट एवरी पॉइंट क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ जी सर है। क्या दिक्कत फिर? अब वेक्टर क्वांटिटी के पास एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होती है। हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सेम कब रहेगी? जब मैग्नीट्यूड भी क्या रहे, सेम रहे, डायरेक्शन भी क्या रहे, सेम रहे। अगर ये सेम है तब हमारी जो यूनिफॉर्म तब हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी? यूनिफॉर्म होगी। क्लियर है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपका मैग्नीट्यूड भी सेम रहना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम रहनी चाहिए। सर डायरेक्शन का पता कैसे लगते हैं? डायरेक्शन कैसे पता लगेगी? टेंजेंट से। ठीक है, डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? टेंजेंट एट दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको डायरेक्शन पता करनी है, उस पॉइंट पे टेंजेंट बना दो। उस पॉइंट पे क्या कर दो? टेंजेंट बना दो। ठीक है। तो अब यहां से ना आपके पास बहुत बढ़िया बढ़िया से डायग्राम पूछे जाते हैं। कैसे? देखो, एक है ये, मुड़ रही है लेकिन बेटा बनाने की तो इक्वल डिस्टेंस पे है, सब कुछ है। एक है ये डायग्राम। हम बात करते हैं ऐसे कर्व्स की, इक्वल स्पेसिंग में है। ठीक है, स्पेसिंग सेम है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेम स्पेसिंग। और एक है हमारे पास यही वाला। तो कौन सा यूनिफॉर्म है, कौन सा नॉन यूनिफॉर्म है? ठीक है, तो इससे स्टार्ट करते हैं। ये हमने पढ़ा भी हुआ है, यहाँ पे 2 पॉइंट लगा के देखे थे। तो हमने यहाँ पे देखा था कि ई ए इज लेस देन ई बी। बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, ज़्यादा है, खुद ही कह रहे हो यार ज़्यादा है, तो फिर सेम कैसे होगी? तो ये तो क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म। ये कैसा हो गया? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है सर, ये इक्वल स्पेसिंग है ना? सब कुछ सेम सेम सा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म होगा। बिल्कुल। देखो, इक्वल स्पेसिंग है। इक्वल स्पेसिंग से क्या होगा? मान लो यहाँ पे एक पॉइंट लिया ए और इसी में यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया बी। इक्वल स्पेसिंग से बेटा ये तो होगा कि ई ए और ई बी बराबर है, मैग्नीट्यूड तो बराबर है, बट डायरेक्शन, ए पॉइंट पे अगर मैं डायरेक्शन निकालूं तो ये ऐसे होगी, बी पॉइंट पे डायरेक्शन निकालें तो टेंजेंट इस पे ऐसे आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी। ठीक है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं बनाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी। तो डायरेक्शन सेम है भैया। यहाँ पे ई ए कैप इज नॉट इक्वल टू ई बी कैप। डायरेक्शन तो सेम नहीं है, डायरेक्शन सेम नहीं है तो ये फिर कैसी होंगी? नॉन यूनिफॉर्म। ये कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। क्योंकि यूनिफॉर्म के लिए तो क्या कंडीशन लिखी है आपने? मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है, दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पे बात करें
मान लो ई ए पॉइंट ये ले लिया हमने, इस पे डायरेक्शन ये रही ई ए, एक पॉइंट ले लिया बी यहाँ पे, इस पे ई बी डायरेक्शन। अब यहाँ पे डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। क्योंकि बी के पास क्लोजनेस ज्यादा है, बी के पास क्लोजनेस ज्यादा है भैया, बी के पास क्लोजनेस अगर ज्यादा है तो क्या होगा, वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगी सर, वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ पे भी ऐसे ही सेम लिखना था मैंने कि ये सेम स्पेसिंग है। सेम स्पेसिंग है तो अगर मैं एक पॉइंट ये लेता हूँ ए और एक पॉइंट ये लेता हूँ बी, डायरेक्शन दोनों की सेम, ई ए कैप इज इक्वल टू ई बी कैप, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है ना, मैग्नीट्यूड भी क्या है, दोनों का सेम है। अगर डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये कैसी है, ये यूनिफॉर्म है। और ये कैसी थी, ये नॉन यूनिफॉर्म है, ये भी और ये भी। क्लियर हुआ। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको देखनी है तो बेटा मुझे क्या देखना है कि डायरेक्शन भी सेम हो और स्पेसिंग भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो और स्पेसिंग भी सेम हो। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड is always perpendicular to surface। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस से क्या रहेगी बेटा, परपेंडिकुलर रहेगी। ठीक है, सरफेस से कैसी रहेगी, परपेंडिकुलर ये रहेगी। जैसे यहां पे ये हमने दो सरफेस अगर हम ड्रॉ कर लें तो इन दोनों पे अगर मुझे दिखानी है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मुझे दिखानी है यहाँ पे, तो मैं कैसे दिखाऊं, दोनों के सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ऐसे 90 डिग्री पे, सरफेस से कितना एंगल बनाना चाहिए, 90 डिग्री। सर ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये 90 बना रही है, नहीं, तो ये क्या होगा, ये गलत है। ऐसे मत बना देना कभी, क्योंकि यहाँ पे एंगल आपका 90 नहीं है, सरफेस से हमेशा ही 90 डिग्री पे लेके चलनी है, सरफेस से हमेशा ही कैसे लेके चलनी है बेटा, 90 डिग्री पे लेके चलनी है। इसमें से ऐसे निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सर ये स्फेरिकल है, स्फेरिकल में आपको पता है सेंटर के अलोंग जो भी डिस्टेंस होगा सेंटर से रेडियली, वो सारे के सारे सरफेस से कैसे पास करते हैं, 90 डिग्री पे पास करते हैं। तो सरफेस से ये 90 डिग्री पे ऐसे रहेगा, ऐसे सर, ये 90 डिग्री आपको नहीं दिख रहा है, तो ये चीज बेटा गलत है। सरफेस से हमेशा 90 डिग्री पे ही बनानी है। और ये मैं आपको होमवर्क भी दे देता हूं, ऐसा ही क्यों। क्लियर है, समझ आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस से कैसे बनानी है, 90 डिग्री के एंगल पे हमें बनानी है। चलो जी बहुत बढ़िया। अब एक लास्ट पॉइंट और उसके बाद हम अपनी क्लास ओवर करेंगे। लंबी होगी क्लास, कोई बात नहीं, एक ही घंटे की हुई होगी यार, एक सवा घंटा, हाँ सवा घंटा हुआ है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास कि कंडक्टर के अंदर, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड
इनसाइड कंडक्टर इज जीरो। कंडक्टर के अंदर से कभी भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड पास मत करा देना भाई, ठीक है। क्या होगा सर? पाप लगेगा। कैसा पाप? नंबरों का पाप, ठीक है। नंबर नहीं मिलेंगे कोई भी। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। कब? देखो, अगर न्यूट्रल है, दो केस लेते हैं चलो इसके। दो केस में अगर मैं आपको बताऊं, ये क्या है? न्यूट्रल। और इसी को हम यहां पे ले आते हैं और इसको हम रखते हैं किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इसको रखा। अब इसके अंदर न्यूट्रल क्यों है? ये न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं बेटा, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बराबर, न्यूट्रल इनसाइड, कोई अंदर तो वैसे भी नहीं होती, बाहर भी कोई आपको नहीं दिखानी, ठीक है। अब जब आपने यहां पे एक्सटर्नल फील्ड में इसको रखा तो क्या होगा? तो क्या होगा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जाती है? पॉजिटिव से निकलती है सर, नेगेटिव की तरफ जाती है। तो मतलब अगर ये एरो यहां पे ऐसे है, एरो किस तरफ होगा? नेगेटिव की तरफ। अब नेगेटिव की तरफ होने से क्या होगा? कंडक्टर के अंदर फ्री चार्ज है, कंडक्टर के अंदर क्या है? फ्री चार्ज है। तो फ्री चार्ज है तो कंडक्टर के अंदर अब क्या होगा भाई? पोलराइजेशन होगा सर। इस साइड आपके पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे, इस साइड आपके नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे। अंदर की तरफ एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। ई आई मतलब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों? पॉजिटिव से नेगेटिव होगी। और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि बेटा जो ई आई है, ये आपकी ई जो आउटसाइड है, एक्सटर्नल है, उसके बराबर हो जाती है। और उसके बराबर हो जाएगी तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हैं और ऑपोजिट हैं, तो अंदर क्या रहेगी? therefore ई नेट इनसाइड कंडक्टर आपका क्या हो जाएगा? जीरो। तो अब समझ आई? कंडक्टर के अंदर क्या हो जाएगी बेटा? जीरो हो जाएगी। कंडक्टर के अंदर क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको बनाना भी है, या आपने कोई कंडक्टर लिया और इसको आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हो, इसको आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हो, ये आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे आप कैसे बनाओगे भाई? हम्म कौन सा पेन ले? ग्रीन पेन ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाओगे? ये बिल्कुल 90 डिग्री पे आएगी, अंदर जीरो और बाहर की तरफ फिर से 90 डिग्री पे ये निकल जाएगी, ठीक है। ये हमारा क्या है? एक कंडक्टर है, ये हमारी ई एक्सटर्नल है इस डायरेक्शन में। अंदर क्या होगी? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कोई होती नहीं, तो हमने दिखाई भी नहीं। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं है तो हमने दिखाई नहीं है, ठीक है। क्लियर है? तो ये थी आपकी कुछ प्रॉपर्टीज, इनके बेसिस पे कल हम पैटर्न के क्वेश्चन करेंगे, तो मेक श्योर आप रिवाइज करके आओ, ठीक है बच्चे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड लक, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चलती रहे, ठीक है। और आप चैनल को क्या करते रहो? प्यार करते रहो, ये भी उतना ही ज़रूरी है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।